दवाइयों के बिना आज के समय में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें दवाइयाँ जो हैं कंपनी से आप तक पहुँचाने में बीच में एमआरएस का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। और आज हरियाणा भर से जो है आप देख सकते हैं जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मीटिंग उनकी चल रही है और ये थर्ड कॉन्फ्रेंस उनकी बताई जा रही है। सरकार से कुछ मांगे हैं उनकी जिसको लेकर जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। क्या कुछ पूरी मामला है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले सर है हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका, क्या आपकी डेजिग्नेशन है और आज की जो मीटिंग है किस लिए रखी गई थी? मेरा नाम शिव अवस्थी है। मैं सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके करीबन 1 लाख मेंबर पूरे हिंदुस्तान में हैं। और आज का ये कॉन्फ्रेंस हमारा जो है विशेष 3 मुद्दों पे जो है हमने जो है उसके 3 मुद्दे मेन हैं, बाकी तो स्टेट के मुद्दे तो है ही है, लेकिन हमारे जो 3 मुद्दे हैं उनमें सबसे पहले जो मुद्दा हमारा है कि मेडिकल जो हरियाणा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है इनको वर्क कैटेगरी में लाया जाए। बिकॉज़ हमारे सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सम ऑफ बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब कि जो एम फार्मेसी भी किया हुआ है, वो इससे कम का हमारा कोई मेंबर नहीं है। इस प्रोफेशन में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बल्कि जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्क कैटेगरी डिसाइड है, उनको हाईली जो स्किल्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। तो हरियाणा में ऐसा नहीं होता जैसे दिल्ली, राजस्थान और बाकी स्टेट्स में आप बता रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्क कैटेगरी को अभी तक डिसाइड नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन 2S जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, उसको अमेंड करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो है वर्कमैन की दर्जा देना है, लेकिन अभी तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वर्कमैन का दर्जा दिया ही नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हमारा 2 बार रिप्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं हम जो है अपना हरियाणा सरकार को, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। दूसरा हमारा मेजर काम है, मेजर जो प्रॉब्लम है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का हरियाणा के अंदर और मतलब कि जो है टाइमिंग ही नहीं डिक्लेयर है। फार्मा इंडस्ट्री जो हरियाणा की है वो ये चाहती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुबह से लेकर रात तक काम करे। फार्मा इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो वो तो फिर गवर्नमेंट का तो उसमें कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन सरकार का रूल तो है ना बनाना कि एक जो वर्कर है वो 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करे, ये तो सरकार का सुनिश्चित करना है, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। वो प्राइवेट कंपनी से भी आप कुछ अपील करना चाहेंगे इस तरीके की कि जो आपका टाइम है, वर्क ऑफ टाइम है, वो फिक्स कर दिया जाए? यस, जो हम बार बार यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है आप उसको फिक्स करो। हमें भी 8 घंटे का काम जो है होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार जो इन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट फार्मास्यूटिकल्स है इनको नकेल कसने को तैयार ही नहीं है। उनके आगे क्या लगता है सर, क्यों नहीं सरकार मांगे सुन रही है आप लोग की? क्या मतलब जो कंपनीज हैं उनसे कहीं पैसे जाते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं या कोई प्रेशर है सरकार पर? नहीं, कंपनियां देखो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि पैसे जाते हैं, ये है। एक्चुअली क्या होता है, कंपनियां अपने निजी फ़ायदे के लिए सरकार के आगे ये रखती हैं कि देखो जी हम इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो हमारे को कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो रहा है, आप लोग हमें राहत पैकेज दो और कुछ करो। तो उन मांगों पे सरकार को भी ये लगता है कि हाँ भाई इतने लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से सरकार उनको ढिलाई दे रही है। जैसे सर ने बताया कि भाई वर्कमैन की जो कैटेगरी है वो डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ही अगर वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं तो उनको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम का अधिकार है वो 8 घंटे का है। 8 घंटे से ज़्यादा जो भी कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम का कानून में प्रावधान है कि भाई आपको उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को सरकार कहीं ना कहीं कंपनियों के दबाव में एक ये कह सकते हैं बैकफुट पे है कि भाई हम इतने लोगों को दे रहे हैं, हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं, और कोरोना की जो वैश्विक जो ये बीमारी हुई है इसके आड़ में कर रही हैं सारी चीज़ें कि देखो जी हमारे इतने महीने से ऑफिस बंद थे, हमने लोगों को घर बैठा के वो दिया है, तो चलो जो थी वो थी, लेकिन अब तो कोरोना भी नहीं है और कोरोना में कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
इनफैक्ट क्योंकि मेडिसिन ये सबसे प्रायोरिटी पे एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए बाहर भी आपको जाने दिया जा रहा था और बिक भी सबसे ज़्यादा रही थी और डबल रेट्स में बिक रही थी। हाँ मैम, जैसे आपने कहा, जैसे खाना पीना एक मूलभूत वो है आदमी की ज़रूरत, ऐसे ही आज के दिन दवाई जो है वो मूलभूत ज़रूरत हो गई है। लेकिन कंपनियां अब सिर्फ यही एक बहानेबाजी करें कि हमें तो जी नुकसान हो रहा है, हमारे नुकसान को ध्यान में रखते हुए आप ये पॉलिसीज़ ना बनाएं। मतलब क्या एम्प्लॉयज़ को निकाला भी गया है? मैम बहुत सारी कंपनियों ने अभी अगर मैं 15 दिन पहले की बात करूं तो फाइज़र कंपनी है और अपनी एस्ट्राजेनेका है, उन्होंने अपने 51 आदमियों को नोटिस देके 1 मंथ नोटिस पे 51 आदमियों को टर्मिनेट कर दिया है, जो किसी भी कानूनी रूप से या एक मानविक रूप से भी सही नहीं है कि एक साथ इतने लोगों को उनके एक आदमी के पीछे 5 आदमियों का परिवार कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बीइंग ए मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भी इसमें सरकार इंटरवीन करे। और हरियाणा सरकार से मेरी एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये आग्रह है कि वो एक हमारी त्रिपक्षीय वार्ता समिति गठित करे जिसमें एक कंपनी का आदमी हो, एक सरकार का हो और एक हमारी एसोसिएशन का हो। उनकी जो मीटिंगें होंगी तो उनको पता, प्राइवेट कमेटी, ताकि पता चल जाए भाई कौन नुकसान में है कौन फ़ायदे में है। इसके साथ ही मैम एक और आग्रह हम सरकार से कर रहे हैं कि हमें पल्प एक्ट के दायरे में लाया जाए। आज कंपनियां क्या कर रही हैं, किसी को अगर हटाना है तो जैसे सपोज करो भाई की यहाँ करनाल है तो उसको कर्नाटक भेज देंगे, तमिलनाडु भेज देंगे, लैंग्वेज भी अलग है। ट्रांसफर जानबूझ के इस तरीके से कर दिए जाते हैं कि इंसान जो है खुद ही परेशान होकर अपनी जॉब से क्विट कर दे। अगर आने वाले टाइम में भी तीसरी कॉन्फ्रेंस आप लोग ये कर रहे हैं, सरकार के सामने पहले भी मांग रख चुके हैं, अगर नहीं फिर भी सुनाई होती है तो क्या करने वाले हैं? सरकार से आग्रह करेंगे, पत्र लिखेंगे, श्रम अथॉरिटियों से मिलेंगे। फिर भी अगर कंपनी या फिर भी सरकार अगर नहीं सुनती तो हमारे पास धरना प्रदर्शन हड़ताल के अलावा क्या चारा है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अगर मैं बात करूँ, रोल आता कहाँ पर है? कंपनी से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाने में बीच में कहाँ आप लोगों का काम आता है? हम बीच में डॉक्टर और कंपनी के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। डॉक्टर जो नई मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं उनको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको उपलब्ध कराते हैं। नई फार्मूलेशन, नई जो कंपोजिशन आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि कंपनियां हमें उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देती हैं। तब हम जाके डॉक्टरों को उसके बारे में नई नई जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश भर से जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आज यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हुए थे और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हरियाणा में भी जो है एमआरस को वर्कमैन की कैटेगरी में जो है इस्टेब्लिश किया जाए, साथ ही साथ उनके वर्क टाइम को फिक्स किया जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एमआरस जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमांटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद। मैं अमित शर्मा पानीपत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मोरपेन में 2016 से काम करता हूं और 2020 में कंपनी ने कोरोना टाइम में जब सरकार की ये नीति थी कि किसी को हटाया नहीं जाएगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, और ऐसे माहौल में जब कहीं पे कोई लोग नहीं जा रहे थे तो कंपनी ने मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया। और टर्मिनेट करने के बाद में मैंने कंपनी से बात की, आग्रह किया कि ऐसा ना किया जाए, मेरे पीछे परिवार है, लेकिन कंपनी ने एक भी बात नहीं सुनी। मैंने सरकार को, अपना लेबर मिनिस्टर है उनके पास ट्वीट किया, अनिल विज जी है उनके पास ट्वीट किया, लेबर कमिश्नर है उनको एक चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। फिर अंत में आके मुझे एक कंपनी के साथ में एक केस करना पड़ा, लेकिन उस केस का भी कोई समाधान नहीं है। कोरोना वाले टाइम में कोई भी कहीं पे भी जा नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद में मैं अनिल विज जी के पास में रिटर्न में एक चिट्ठी छोड़ के आया, लेबर मिनिस्टर को चिट्ठी छोड़ी, और अभी तक 3 साल से मेरा केस चल रहा है जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है और कंपनी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अपनी यूनियन की तरफ से भी फ़ोन करवा रहा हूँ लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल रही। मेरे पीछे मेरा परिवार है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए।